इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में हुआ हंगामा, लेन देन आरोपों पर सभासदों का धरना प्रदर्शन। कथित लेन देन विवाद को लेकर मसूरी नगर पालिका में बवाल, बोर्ड बैठक रही बाधित। प्रयागराज में भागीदारी पार्टी की तैयारी तेज, 35 चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। आगामी चुनावों को लेकर भागीदारी पार्टी ने कसी कमर, संगठन विस्तार पर दिया जोर। मसूरी पालिका बोर्ड के 34 प्रस्ताव किए मंजूर, वरिष्ठों को हाउस टैक्स से मिली राहत। 64 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी, सरकारी आवासों पर होगी सख्त कार्रवाई। रामनगर पुलिस ने नागाम की युवती को ले जाने की कोशिश, दिल्ली रेलवे स्टेशन से आरोपी को किया गिरफ्तार। केरल ले जाने से पहले पुलिस ने आरोपी को दबोचा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ, जहां कथित लेन देन आरोपों को लेकर सभासदों ने धरना दिया, जिसके चलते बैठक की कार्यवाही कुछ समय के लिए ठप रही। बताते बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गुहेर ने अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करते हुए सदन में धरना शुरू कर दिया। उनके समर्थन में कई अन्य सभासद भी धरने पर बैठ गए। सभासदों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच और पूरे मामले को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई। वहीं पर्यटन प्रभारी चंद्रप्रकाश बडोनी को लेकर बैरियर आए और कथित लेन देन पर सवाल उठाए गए। मामला यह है कि क्योंकि मैं पर्यटन का अध्यक्ष हूँ और मैंने पर्यटन प्रभारी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आरोप लगे रहे थे कि भाई इतने पैसे, इतने लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, और क्योंकि उसमें कोई सत्यता थी नहीं, और जब सत्यता नहीं है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम उसको क्यों सहे, क्यों अपने ऊपर अपने चरित्र पे दाग लगाए। मेरा आत्मसम्मान की बात थी, तो मेरा आत्मसम्मान ने मुझे जगाने की आज जरूरत पड़ी कि भाई मैं इंसान हूँ और अपने आत्मसम्मान की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने आज अपने आत्मसम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ी और अपना इनसे इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा लिया। किस तरीके से सोशल मीडिया में पिछले दिनों पोस्ट हुई है, बैरियर को लेकर काफी वो हल्ला हुआ, पैसों के लेन देन की बात, क्योंकि आप अध्यक्ष है पूरे पर्यटन के, तो आपकी क्या जवाबदेही बनती है सारी चीजों? देखिए, जवाबदेही तो हमारी भी बनती है, ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ों से, पर हमने कई बार, देखो ईओ को भी इस विषय में बताया था, ईसॉप को भी बताया गया, अध्यक्ष महोदय को भी बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं जो ये गाड़ियाँ, रेंटल गाड़ियाँ जो अंदर से पिक एंड ड्रॉप कर रही हैं, चाहे वो कोई भी जो गाड़ियाँ गेट के अंदर जा रही हैं, तो वो किस टाइम पे जा रही हैं, कब जा रही हैं, उन सब की एक लिस्ट जारी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से वो एंटर कर रही हैं उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। पर वो बायोडाटा कहीं ना कहीं मिसगाइड दिखाई दे रहा था और लगातार मीडिया के माध्यम से हम तक वो पहुंच रहा था कि गाड़ियां एंटर कर रही हैं और जो कि गलत ढंग से है। प्रतिबंध होने के बाद भी वो गाड़ियां उसके अंदर थी, तो हम पे खुद पे भी एक दबाव था कि हम इस चीज़ों को करें। और जहां तक आरोप की बात है, तो आरोप हम पे लगे तो उस आरोप को निर्धारण भी करना हमारी जिम्मेवारी थी। अब इस्तीफा क्या हो गया है? हाँ जी, इस्तीफे के बाद ही बोर्ड बैठक आराम हुई। हमारा तो मांग थी कि पहले इस्तीफा, उसके बाद बोर्ड बैठक। देखिए, मेरा इस बारे में ये कहना है, सोशल मीडिया पे माननीय सभासद जी ने जो बात उठाई है उसकी पुष्टि भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से माननीय सभासद जी को कहना है। और चूँकि बोर्ड की गरिमा का प्रश्न आया और वहाँ पर मेरे इस्तीफे की बात आई है, तो मैंने बोर्ड का सम्मान करते हुए और पालिका का सम्मान करते, क्योंकि यदि माननीय सभासद का सम्मान है उसमें हमारा भी सम्मान जुड़ा है, तो मैंने उस बात को मद्देनजर रखते हुए विगत 2-3 माह पूर्व अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उनसे निवेदन किया था कि मुझे इन दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए।
और इस पर अब माननीय अध्यक्ष जी को ही निर्णय लेना, और मैं पालिका हित में काम करने की प्रवृत्ति रही है, आज भी है और आगे भी पालिका हित में काम करेंगे। रही बात मान सम्मान की, तो कोई भी माननीय सभासद व्यक्तिगत रूप से हमारे समक्ष आके शिकायत कर सकता है कि हमने उनके मान सम्मान में कोई कमी करी हो किसी भी तरह से, तो मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पर्यटन से हटने की, तो उसमें माननीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है। यदि मुझे आदेश होंगे तो मैं तत्काल प्रभाव से उस पद से हटूंगा। और अब देखिए, वो किसी कर्मचारी ने नहीं लगाया लेन देन का मामला, लेकिन शहर में जिस तरीके की हवा चलती है, क्योंकि ये तो पिछली बोर्डों के समय से चली आ रही है चीजें, तो लोगों को लगता है कि नहीं यही चीजें होनी है, सभासदों के साथ भी यही होना है, कर्मचारियों के साथ भी यही होना है। और आज जो सभासदों ने शुरुआत में यहाँ पे जो बात रखी, मुझे लगता है वो जायज भी है। वो आहत है इन सारी चीजों से, क्योंकि शहर में लोग जगह जगह जिस तरीके की बातें उनसे खिलाफ कह रहे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने जो किया वो जायज था, होना भी चाहिए था। प्रयागराज में भागीदारी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जहां पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 35 चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव महेश चंद्रा ने बताया कि सभी चुनाव प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। देखिए, हमारा गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के साथ में हुआ था। श्री अखिलेश यादव जी माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उसमें पिछली सरकार में 2017 में भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे। जब अखिलेश जी के साथ गए तो उन्होंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, और उस मोर्चे में भागीदारी पार्टी हमारे नेता माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी भी शामिल थे। हम एक घटक दल के रूप में थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने भागीदारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव लड़े, श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा दिया, तो प्रदेश की जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को धोखा दे दिया। उसके बाद माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत विभाग भी उनके पास है, पंचायती राज। उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं, वंचित शोषितों की आवाज को बुलंद करते हैं, हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की वार्तालाप चल रही है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने खेला किया था, वो खेला भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी को खड़ा किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा, गठबंधन की सरकार बनी। बहन जी के साथ मायावती बसपा को बहन मायावती जी को भी खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनुप्रिया पटेल जी को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर संजय निषाद को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पश्चिम में देखो आरएलडी जैन चौधरी जी भी आ गए, उनको भी मजबूती देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ में लेकर चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को और ये पता है कि प्रेमचंद प्रजापति के साथ इतने परसेंटेज वोट, इतने लाख वोट इतने इनके साथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये वोट हमारे साथ जुड़े। वो छोटे छोटे दलों को एकजुट करके, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बनाने का काम करते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के पास ये कुवत नहीं है। उनको ये भ्रम सताता है कि अगर हम प्रेमचंद प्रजापति जी को ले लें या किसी अन्य छोटे दलों को ले लेंगे तो ये हमारे सहारे 2-3-4 विधायक बना लेंगे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमको छोड़ के चले जाएं। मसूरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए, जहां बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में छूट, शहर की व्यवस्थाओं से जुड़े कई निर्णय शामिल हैं। बोर्ड ने मसूरी के स्थायी वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट देने का फैसला किया है। साथ ही सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर कार्रवाई और बाजार दर से क्रियानामा लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए करीब 64 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। पालिका ने आय व्यय और खर्चों का ब्यौरा सदन में रखकर पारदर्शिता का दावा किया। यहाँ पे 34 प्रस्ताव आज की बोर्ड की बैठक में आए और 34 के 34 प्रस्तावों को पास किया गया है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक यहाँ पे हुई है। आज सभी लोगों ने हर मुद्दे पे विस्तृत रूप से चर्चा करी है, और एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके जो
आवासीय जो प्रॉपर्टी है जो उसके टैक्स में 15% की बोर्ड के माध्यम से छूट की गई है। और साथ ही जितने भी हमारे जो आय व्यय का जो पूरा जो लेखा जोखा था, चाहे हमारे तेल का जो खास तौर से जो एक चर्चा का विषय बना रहता है, तो बोर्ड के समक्ष वो पूरा फरवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा ब्यौरा यहाँ पे रखा गया है। पर गाड़ी का पर मंथ का हिसाब रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इतनी पारदर्शिता के साथ जो आज बातचीत हुई है, चीजों को रखा गया है, वो उसके लिए पूरे बोर्ड का सरकारी आवासों को लेकर भी बहुत बहस हुई है, बहुत चर्चा हुई है। क्या निर्णय निकला है? देखिए, जो हमारे रिटायर कर्मचारी है, जो माननीय न्यायालय का भी एक आदेश है कि 90% इनका जो फंड है वो इनको दे दिया जाए, जैसे ये रिलीफ होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके एवज में हमारे आवास उनके पास रहते हैं। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उनके पास जो आवास रहते हैं, उन आवासों को जो हमारा मार्केट रेट होता है उसके आधार पे वो किराया निर्धारित किया जाए। वो अगर आवास अपने पास रखते हैं तो वो किराया पालिका को जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पे किराया खाली कराने चिन्हित कर रहे हैं पूरा ये। निश्चित रूप से जो लोग ट्रांसफर होकर के हमारे कर्मचारी चले गए हैं, लेकिन आवास आज भी उनके पास यथावत है। और जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जो ताले बंद करके आवासों में ताले लगा के वो चले गए हैं, वो भी आवास हम लोग खाली कराएंगे। ट्रांसफर हो चुके जो कर्मचारी है वो भी आवास हम खाली कराएंगे। और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं शहर के अंदर जो बहुत ही मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों के पास है कि जिनको उन प्रॉपर्टियों की जरूरत नहीं है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। चाहे हमारे पूर्व नेतागण हैं, चाहे हमारे अधिकारीगण हैं, सभी लोगों की वो प्रॉपर्टियां भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वो भी हम लोग खाली करें। रामनगर पुलिस ने एक युवती को कथित तौर पर बहला फुसलाकर केरल ले जाने की कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर युवती को सकुशल बरामद कर लिया। बता दें, पुलिस के मुताबिक रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने एक युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान मिली सूचना पर पुलिस टीम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने केरल ले जाने वाली ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था। हरिद्वार के रावली मैदूर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली के आरोप सामने आए हैं, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब दुकानों पर कर्मचारियों द्वारा ओवर रेटिंग की जा रही है। कई बार शिकायत और वीडियो सामने आने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। अब वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई को लेकर मजबूरी का हवाला दिया है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने जिला आबकारी अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। हरिद्वार के भाद्राबाद क्षेत्र में अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां सड़कों के किनारे बेतरतीब वाहनों से यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे कांवड़ियां और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद अब तक अवैध पार्किंग को लेकर कोई ठोस व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। सड़क किनारे खड़े वाहन जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं, जहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नजर नहीं दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान समस्या और बढ़ गई। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। मोरे, क्या नाम है आपका? अभिषेक आप जो रोड पे जो जल लगा रहे हैं, अगर ये गाड़ी वाहन नहीं होता तो फिर आप साइड में खड़े होते? यस, बिल्कुल साइड में खड़े होते। और भी घोड़े जा रहे हैं, उनमें भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये यहाँ नहीं होता तो हम नीचे खड़े होते, दोनों को जाने में आसानी है। कुल मिला के बोले ये है कि अभी यहाँ पे जो है उत्तराखंड सरकार या शासन प्रशासन कोई लापरवाही है। हाँ, लापरवाही तो है। अब हम भी बहुत दूर को घूम का है, इससे आपको भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। और भारी बाहर अगर साइड में होते तो आप सुरक्षित भी होते हैं। क्या बोले गाड़ी वगैरह बिल्कुल कॉमर्स से मिल के निकल, यानी कि संकटों का सामना करना पड़ा आपको। इससे है कि भारी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं ना? हो सकता है ना? हो सकता है। तो इसमें आप क्या कहोगे फिर शासन प्रशासन को? भाई, प्रशासन को इस चीज की देखनी चाहिए कि भाई गाड़ियां या तो रोड पे ना लगाई जाए, रोड से अलग कोई इनका बनाया जाए, या फिर इस रोड पे गाड़ियां बंद की जाए जब तक कांवड़ है। लेकिन जो केमिकल का भी गाड़ी से बड़ी विस्फोट भी हो सकता है। हाँ, ये है, विस्फोट हो सकता है। भाई, पूजा कर रहे हैं, अभी भी हमने पूजा की है, माचिस वगैरह जलाई है, विस्फोट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है। विस्फोट भी हो सकते हैं ना? बोले, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, क्या ये केमिकल गाड़ी से आपको कुछ नुकसान तो नहीं है?
जो आप जो साइड में हो, आप अगर साइड होते तो अच्छा होता है ना। अगर रोड पे हो तो संगठन भी करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो केमिकल के यहाँ पे जो गाड़ी है अवैध पार्क में खड़ा है सर्विस लाइन पे, लेकिन ये शासन प्रशासन द्वारा जो है हटाने का निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी अवैध पार्किंग, यानी कि जैसे स्कूल भी बंद है तो यहाँ पे शासन प्रशासन ने कहा था कि 11 तारीख तक कोई भी रोड पे जो है कोई पार्किंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी अवैध। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में पार्किंग स्थलों की सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमित सफाई नहीं होने से पार्किंग परिसर में गंदगी फैल गई है। ब्लॉक बादराबाद क्षेत्र के पार्किंग स्थलों में गंदगी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिक परेशान है। लोगों का कहना है कि आने जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। नागरिकों ने मांग की है कि पार्किंग स्थलों की नियमित सफाई कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करें। मसूरी में जौनपुर रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बता दें, टाउन हॉल में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अगर एसटी का दर्जा मिलता है तो इसका लाभ पूरे जौनपुर रवाई क्षेत्र को मिलना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की संस्कृति, बोली और परंपराओं को जौनसार बावर से जोड़ा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि सरकार से सामने पूरे क्षेत्र के मजबूती से पैरवी की जाएगी और विशेषज्ञों व इतिहासकारों की राय भी ली जाएगी। जौनपुर और रवाई की जो 4 पट्टी है उन लोगों की बैठक हुई थी। बैठक पूरी है, जिसमें क्या है बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का कि रवाई के बड़कोट के लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए। जब ये समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा तो हमारा जो समुदाय जौनपुर समुदाय बॉर्डर घाट है 10 की और जो एक पट्टी है, और उनको जब पता लगा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि वे सब लोग बैठ करके शासन को हम भी लिखे कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमें कुछ किसी से का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर बॉर्डर घाट जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। देखो, ये हमारी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की रवाई जौनपुर की बहुत वर्षों पुरानी मांग है। लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं, और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था, और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं है। तो उसी को लेकर आज हमने एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की, और इसमें हम चाहेंगे कि रवाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष मोटे तौर पर मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की रवाई की जो रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण है हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की है। वो कुछ राजनीतिक साथियाँ हैं हमारे लोगों को, राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इस तरह को हमारे रवाई और जौनपुर को बांटने का प्रयास किया, और हमने उनसे भी निवेदन किया कि भाई रवाई जौनपुर की लगभग 70-75-80 साल पुरानी मांग को आप हमें ऐसे मत बांटो। हमारी तब भी उनके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने इकट्ठे इस लड़ाई को लड़ा, और हम चाहते हैं कि आज भी हम इस लड़ाई को इकट्ठे ही लड़ें। देखो, ये मामला ये कि हमारी रवाई जौनपुर की आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक और की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी और हमारे पूरे जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल इस बात का है कि रवाई जौनपुर का, क्योंकि ये बहुत 1952 से ये मांग चल रही है, और 1952 से जो मांग चल रही है हमारी कि हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और ND तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे,
डामठा में इसकी घोषणा की गई थी, जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रवाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है, क्योंकि जौनसार को तो उस टाइम जनजाति दे दिया है, और हमको हम उस टाइम भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हम इस बार हम सब लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हमारी, हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो धामी जी है, और हम ये बैठक का जो मेन उद्देश्य ये था कि आज इस बैठक को, आज एक छोटे स्तर पे बैठक हुई है, हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे भी एक बैठक होगी, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमें जनजाति में सम्मिलित किया जाए। कितने क्षेत्र इसमें आएंगे जनजाति में आपके? इसमें ये लगा लो कि जो हमारे जो रवाई जो क्षेत्र है उसमें 3 पट्टी वहाँ की डाम बॉर्डर है और 2 पट्टी और है, और बाकी हम जितना हमारा जौनपुर क्षेत्र निर्बाग है और इसको भी वंचित किया गया है। कुछ लोगों द्वारा जो हमारे बड़कोट से हैं उन्होंने एक पत्र डाला है, तो उन्होंने डाला कि रवाल्टा को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन जो 1952 से जो इसमें जो कागज कार्रवाई हो रही है इसमें एक रवाल्टा ही नहीं है, इसमें रवाल्टा जौनपुर मतलब रवाई जौनपुर का उसमें जो भी कागज कार्रवाई होगी, जो हमारे जो पहले जो नेता रहे होंगे, जोत सिंह रवाल्टा जी है, कई लोग हैं हमारे, सरदार सिंह जी है, तो उस टाइम जो इसकी जो हमने कागज पत्रवाली जो निकाली है ये रवाई जौनपुर के नाम से है। तो हम चाहते हैं कि इसको जनजाति जब भी कोई राज्य सरकार, भारत सरकार जब करेगी तो इसको रवाई जौनपुर के नाम से जनजाति घोषित करनी चाहिए। हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। मामला थाना पिलखुआ क्षेत्र का है, जहां 15 दिसंबर 2025 को कलेक्शन एजेंट के 85 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी इफ्तिकार को स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और अस्पताल ले जाते समय पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। कराना है कि दिनांक 15/12/25 को थाना पिलखुआ क्षेत्र में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर एक व्यक्ति से कुछ बदमाशों द्वारा 85 लाख रुपए लूट की गई थी। थाना पिलखुआ पुलिस द्वारा इस लूट की घटना अनावर करते हुए पूर्व में ही 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक बदमाश इफ्तिकार पुत्र काबली निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना नवमा सादा जनपद अमरोहा की गिरफ्तारी शेष थी। इसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ द्वारा 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज जनपद के एसओजी टीम द्वारा इस बदमाश इफ्तिकार को गिरफ्तार कर थाना पिलखुआ में दाखिल किया गया। रात्रि में बदमाश इफ्तिकार द्वारा अपने पेट में दर्द बताया। तत्काल थाना पिलखुआ पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ से मेडिकल कराने हेतु CHC पिलखुआ रवाना किया गया। रास्ते में GS फाटक से आगे इसके द्वारा उपनेत्री पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी में जान से मारने से पानी कर खेत में भाग गया। पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा गया तथा इसे पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी में लगातार जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई न्यूनतम आत्मरक्षा कार्य में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा इसे पुनः गिरफ्तार किया गया तथा इसे CHC पिलखुआ में ले जाकर इसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जहाँ से इसे चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। अब के विरुद्ध विभिन्न थानों पर लूट बैठ करने के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। रामनगर के जस्सा गांधा गांव में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां चाकू और लाठी डंडों से हुए हमले में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर नीरज और राहुल नाम के छात्रों पर एक गुट ने हमला कर दिया था। आरोप है कि 50 से 60 युवकों ने घर के पास पहुंचकर मारपीट की। घटना के बाद गाँव में तनाव और दहशत का माहौल है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। पाटपुर जा रहे थे घूमने के लिए, तो मतलब हमारी छुट्टी थी आज, मैं काम की छुट्टी, तो मैं इसलिए घूमने जा रहा था आज पाटपुर को। तो मतलब कुछ हम अपने घर के साइड समथिंग 100 मीटर के आसपास में थे। 15-20 जने आए, चाकू वाकू लेके, कोई डंडा लेके आया, कोई कड़ा लेके आया, तो 15-20 जने हम पे चिपट गए। एक ने चाकू मारा और उसका नाम मोहित है, मोहित हो गया, और सूरज कोहली और राजू कोहली दोनों भाई हैं, और क्या नाम, और हर्ष सुच्चा हो गया, और वंश भंडारी, वंश, सारे लोग हमें बहुत, मतलब ज़्यादा नाम जानता नहीं हूँ, बहुत लोग थे वैसे, कुछ रामनगर के थे और कुछ वहीं चिल्किया के थे।
तो ऐसे ऐसे में मार के फिर हम चाकू को मार के सब गायब हो गए। किस बात को लेकर चाकू मारा? कुछ बात नहीं थी, मतलब मेरी वैसी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे थोड़ी सी, मतलब तो उन्होंने मेरे को गाली बकी। उतने में वो फिर उसके कुछ देर बाद समथिंग 2 घंटे बाद 1-2 घंटे बाद मेरे को मारने आ गए। मेरे को ये सब लोग कहाँ के थे? सब चिल्किया के हैं, कुछ रामनगर के हैं। कितने लोग थे? हम तो 2-3 जने थे बस। कितने लोगों को मारा चाकू? बस मुझे और इसको सर पे कड़ा मारा। इसका नाम राहुल है। हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था। थाना बिलखुवा पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए लूट के मुख्य आरोपी इस्तफार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि थाने लाने के बाद आरोपी ने पेट दर्द का बहाना बनाया। अस्पताल ले जाने के समय उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। देखिए 15 दिसंबर 2025 को थाना पिलखुवा क्षेत्र में हाईवे पर एक लूट हुई थी, जिसमें 11 अभियुक्त थे, जिसमें से 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे और काफ़ी बड़ा साइजेबल अमाउंट जो है उनसे लूट में गई हुई धनराशि बरामद हुई थी। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम इफ्तिखार सन ऑफ काबली, ये सुल्तानपुर नौगावा जनपद अमरोहा का रहने वाला है, ये वांछित था। इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था पुलिस के द्वारा। ये कई प्रयासों के बाद भी नहीं मिला था और अंततः इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो गया था एडीजी जोन महोदय के आदेश से। इसको गिरफ्तार करने में कल सफलता प्राप्त करी है थाना पिलखुवा की पुलिस ने। इसको गिरफ्तार करके लेके आए थे और रात में इसके द्वारा पुलिस को गुमराह करते हुए अपने पेट में दर्द का बहाना बताया गया और उसके बाद में पुलिस इसको अस्पताल लेकर के जा रही थी, मगर रास्ते में असलहा पुलिस का जो है बड़ी सफाई से लेकर के जो है निकल के जीप से कूद गया। पुलिस ने तुरंत अपनी जान की परवाह न करते हुए इसके द्वारा जो फायरिंग की जा रही थी उसके मध्य और थानों की पुलिस को मैसेज फ्लैश करके बुलवाया और इसको घेर करके एक मुठभेड़ के बाद में इसको गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में इसके भी पैर में गोली लगी है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकार से जो ये 85 लाख रुपए की लूट थी, इसका पूरा ये सारे मुलजिम अकाउंट फोर हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर बरामदगी हुई है। तो ये 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी इस प्रकार से पिलखुवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बाद में इनके द्वारा मैसेज फ्लैश किए जाने पे थाना धौलाना की पुलिस भी इसमें आ गई थी। तो ये धौलाना और पिलखुवा दोनों की ज्वाइंट कार्रवाई के अंततः के फलस्वरूप गिरफ्तारी हुई है। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है जो 1 लाख का इनामी अरेस्ट किया गया है? हाँ, देखिए 1 लाख का तो इनाम है, जैसा कि आपने खुद ही इस बात को कहा, तो 1 लाख रुपए का इनाम है इसके ऊपर। उसके लिए उसमें कार्रवाई की जाएगी, प्लस साथ में इनको इनाम दिए जाने की प्रस्तुति मेरे द्वारा की जा रही है। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।